वेलकम टू फिजिक्स एटिक। हेलो एवरीवन, आज हम मल्टीपल एक्सपेंशन ड्यू टू लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली मल्टीपल एक्सपेंशन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ पोल्स की वजह से जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बहुत सारे चार्जेस की वजह से, उसे हम अलग अलग पोल्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं, जब दो चार्जेस होते हैं, वैसे ही हम बहुत सारे चार्जेस के को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम मल्टीपोल कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं। ये रही वो बॉडी, एक आर्बिटरी शेप की बॉडी है। इसका हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीवी। इस डीवी एलिमेंट का हमने इस पी पॉइंट से, जहाँ पर हमने डिटेक्टर रखा है, डिस्टेंस पी पॉइंट से कर्ली आर लिया है। हमने ओरिजिन यहाँ पर फिक्स किया है। हम कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, जैसे हम ओ से डिनोट कर रहे हैं। इस ओरिजिन से पी का जो डिस्टेंस है वो हमने आर लिया है। जो हमने इस एलिमेंट का डिस्टेंस ओरिजिन से लिया है वो आर डैश लिया है। तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। जहाँ पर रो डी टाउ बेसिकली क्यू एनक्लोज्ड ही है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमें ये स्मॉल आर चाहिए, कर्ली आर, जिसके पुट करके हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएँ। तो हमने पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू डिटेक्टर आर लिया है, आर डैश को पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू चार्ज लिया है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर्स हमें पता है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर है, सच दैट आर वेक्टर का टेल ए वेक्टर से लग रहा है और हेड बी वेक्टर से लग रहा है, that is R is joined from head to head and tail to tail with A and B respectively, then we can write that R is equals to A plus B. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें तो R डैश इधर पॉइंट करता है, R इधर, और ये वाला R इधर पॉइंट करता है। तो R जो है वो टेल और हेड से जुड़ा है, तो R जो है इन दोनों का सम है। तो R इज इक्वल्स टू कर्ली आर प्लस आर डैश। तो हमें कर्ली आर चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए, तो हमने यहाँ पे कर्ली आर निकाला, जो कि आर माइनस आर डैश हो जाएगा। तो जो मॉड ऑफ आर है कर्ली आर, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। हमें पता है मॉड ऑफ अ वेक्टर को हम कैसे एक्सपैंड करते हैं, तो हमने ऐसे एक्सपैंड किया इसे। तो जब हमने इसे एक्सपैंड किया तो ये माइनस साइन की वजह से ही यहाँ पर -2r cos थीटा आया। तो जब हमने इसे एक्सपैंड किया तो हम मॉड को ऐसा लिख सकते हैं नॉर्मल लेटर के फॉर्म में। तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसकी पावर हाफ लिख देते हैं। फिर हम यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। जब हमने आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पर 1 प्लस दिस होल थिंग इज़ लेफ्ट आउट। ठीक है, तो क्योंकि आर स्क्वायर जब बाहर आएगा तो वो हाफ हो जाएगी उसकी पावर, तो हाफ और स्क्वायर जो है वो आपस में कट के आर ही देंगे। तो हमें आर मिला 1 प्लस आर डैश अपॉन आर का होल स्क्वायर माइनस 2r डैश अपॉन आर कॉस थीटा टू द पावर हाफ। तो जब हमें ये मिला तो हमने आर डैश अपॉन आर भी यहाँ पर सेम दिख रहा है, तो हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बचा। अब हम इस पूरी क्वांटिटी को ई मान लेते हैं ताकि हम अपनी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर सकें। तो अगर ये पूरी क्वांटिटी ई है तो हमारे पास ऐसा कुछ आएगा। अब हमें क्योंकि 1/r चाहिए, ऊपर जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें हमें 1/r चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉल r था कर्ली वाला वो ऐसा दे रहा था हमें, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारे पास ऐसा कुछ आएगा। अब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये -½ हो जाएगी। जब ये -½ हो गई तो हमें पता है कि इसे सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जो है हमने उसे यूज़ किया है, तो जब हम उसे यूज़ करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ एक्सपैंड होकर आएगा। बाइनोमियल थ्योरम में हम NCR वाला यूज़ करते हैं, जहाँ पर R इज़ गोइंग फ्रॉम 0 to infinity ओवर हियर। बेसिकली यू कैन राइट NCZ और एनीथिंग, बिकॉज R हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो 1/r जो है, अब क्या होगा, हम E की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। जब हमने सब्सटीट्यूट किया हमारे पास ऐसा कुछ आया। अब बेसिकली हमें इसे ओपन अप करके थोड़ा अच्छे से फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर r डैश अपॉन आर की पार्ट्स एक्सपैंड होती हुई दिखें। तो जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास 1 - ½ ऑफ दिस
टू द होल स्क्वायर आएगा जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म आएगा, है ना। तो जब हम पहली टर्म लिखते हैं तो वो यही बनेगी, जब हम इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर डैश अपॉन आर कॉस थीटा 2 से 2 कट जाएगा। और अब जो हायर ऑर्डर टर्म्स है जैसे कि ये स्क्वायर बनाएगी, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इन सब का एक्सपेंशन होके जो भी आएगा उसे सॉल्व करके ये सब बनेगा हमारे पास, ठीक है। आर डैश अपॉन आर का स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 और ये सब, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो एक्सपेंशन है ये हमें जो है एक स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल से मिलती है जो कि लेजेंड्रे पॉलिनोमियल होता है। लेजेंड्रे पॉलिनोमियल जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, बट अभी वो एक पूरा टॉपिक है जो अभी स्कोप से बाहर है, तो हम इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव आर डैश अपॉन आर रेज़्ड टू द पावर n in which n goes on increasing from 0 to infinity. We have 1 by r which we have taken common already, and the rest of the term we can write it as pn cos theta, where cos theta does not mean that we are multiplying it. It means that pn के अंदर बेसिकली लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, pn x होता है, तो यहाँ पर x जो है ना वो cos थीटा है, तो मतलब कि हमारी जो भी टर्म्स आएंगी उनमें x नहीं cos थीटा होगा, बट इट विल नॉट गेट मल्टीप्लाइड, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पहली टर्म cos थीटा, यानी कि ये जो है वो p1 है, क्योंकि p जब हम n को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, जब हम n को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो ये टर्म तो पूरी हो चुकी है, सिर्फ pn बचा, तो pn यानी कि p1 जो है वो cos थीटा है। फिर जब हम p को 2 पुट करेंगे तो ये सारा टर्म तो हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है, बचा pn cos थीटा, तो ये जो है वो p2 है। तो ऐसे ही n इक्वल्स टू 1 के लिए p1 क्या है, cos थीटा, n इक्वल्स टू 2 के लिए p2 क्या है, ये है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें हमने इसे पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी कि रो डी टाउ का इंटीग्रेशन अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट gives me this whole thing, right, into rho d tau obviously। तो ये जो है, अब मैंने क्या किया, dr लिख दिया, dr बेसिकली रो डी टाउ ही है। तो जब हम n इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो बेसिकली अभी ये नहीं है, हमने क्या किया है, हमने सारी जो टर्म्स पहले निकाली थी उन्हें ऐसे पुट कर दिया। n इक्वल्स टू 0 पुट किया तो हमारे पास ऐसा आया, n इक्वल्स टू 1 पुट किया तो ऐसा आया, हमने वो टर्म्स ऐसी की ऐसी लिख दी। n इक्वल्स टू 3 पुट किया तो ऐसा आया, ठीक है। वी हैव नॉट एक्सप्रेस देम इन द फॉर्म ऑफ pn, रादर वी हैव रिटन द वैल्यूज़ ऑफ pn इटसेल्फ, तो हमारे पास ऐसा कुछ आया, है ना। तो जब हमारे पास ये आया, क्योंकि यहाँ पर r रेज़्ड टू द पावर n प्लस 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा, ठीक है। तो हमारे पास ये आया। अब ये करने के बाद क्या हुआ, बेसिकली ये कर्ली आर है, तो यहाँ पे एक करेक्शन कह सकते हैं, वेट अ मिनट, हाँ ये नॉर्मल आर ही है, सॉरी, यस, क्योंकि हमने कर्ली आर को तो सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो ये नॉर्मल आर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस हमने इस फॉर्म में लिख दिया है डी और रो डी टाउ एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। तो अब क्या है कि अब मोनोपोल डाइपोल ये सब होते क्या हैं, जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम एक सिंगुलर चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, एक चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम उस पर्टिकुलर सिस्टम को मोनोपोल कहते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 चार्जेस हैं तो हम उसे डाइपोल कहते हैं। अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें 4 चार्जेस हैं तो हम उसे क्वाड्रुपल कहते हैं। ऑक्टोपोल भी होता है। तो ऐसे अलग अलग नंबर ऑफ चार्जेस से ही ये नाम बने हैं जिन्हें हम मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रुपल और ऑक्टोपोल कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो पहला चार्ज है वो पहला है, n इक्वल्स टू 1 के लिए है, तो वो मोनोपोल है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक क्यू इन्वॉल्व है। तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, जो कि बेसिकली यही टर्म है। जो सेकंड चार्ज है यानी कि डाइपोल वाला टर्म, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्यू इनक्लोज्ड है वो बेसिकली ये पूरी टर्म है, तो हम उसे यहाँ पर
ऐसे लिख सकते हैं। अब और ऐसे ही हम आगे की टर्म्स के लिए भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर इतना ही काफ़ी है, तो इट्स मोर देन इनफ। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होती है ना P, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ये रो है हमारी और ये R डैश है, तो हमारा ये जो है इससे ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, तो हम इसे सब्स्टिट्यूट करके ये लिख सकते हैं, जहाँ पे R जो है वो P की डायरेक्शन है, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट। तो एक पावर सीरीज़ में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए था, वरना जो हमारी डेरिवेशन थी वो यहीं पर ख़त्म हो चुकी हैं। तो एक पावर सीरीज़ जो हमने अभी सॉल्व की वो एक पावर सीरीज़ थी। तो उस पावर सीरीज़ में मोनोपोल एंड डाइपोल contribute the most and other higher order terms don't contribute much because of the 1 by r involved, because 1 by r means that it is in the denominator वाली टर्म जो है उसका इफेक्ट इतना डिक्रीज होता जाता है एज सोन एज द पावर ऑफ द टर्म इंक्रीजेज, तो उसका इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम अगले नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ाते जा रहे हैं। डाइपोल में जा रहे हैं तो r² हो रहा है, पर वो भी डिनोमिनेटर में, तो इसलिए इसका इफेक्ट कम हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट सिर्फ मोनोपोल और डाइपोल करते हैं, बाकी सारी टर्म्स कंट्रीब्यूट नहीं करती, तो हम यूजुअली उन्हें निगलेक्ट करते हैं, उनका इफेक्ट भी निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं कि V आर्बिट्ररी फॉर एनी सिस्टम वी कैन राइट कि V मोनोपोल प्लस V डाइपोल प्लस V क्वाड्रोपोल प्लस V ऑक्टोपोल प्लस सो ऑन, सबका सम V आर्बिट्ररी देखता है। अब क्या होता है कि हम बाकियों को तो निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये दोनों बचे। अब अगर मोनोपोल है तो वो डोमिनेट कब करता है, जब सम ऑफ चार्जेस ज़ीरो के बराबर नहीं होता, तब हम उसे कहते हैं चार्ज्ड बॉडी है, तब मोनोपोल डोमिनेट करता है। पर डाइपोल कब डोमिनेट करता है, जब सम ऑफ चार्ज ज़ीरो होता है, क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है जो हमारा डाइपोल को बनाता है। तो नेट चार्ज तो ज़ीरो हो जाता है, तो वो एक न्यूट्रल बॉडी हुई। तो जब एक न्यूट्रल बॉडी की बात कर रहे हैं तो हम डाइपोल कंसिडर करेंगे V आर्बिट्ररी को, और जब हम एक चार्ज बॉडी की बात कर रहे हैं तो हम उसे मोनोपोल लेंगे, बाकी सारी टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे। तो V arbitrary is nearly equal to V monopole when sigma q is not equal to 0. When it is equal to 0, it is equals to V dipole. अब ये मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रुपोल और ऑक्टोपोल तो आप समझ ही चुके हैं। तो यही डेरिवेशन थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू।